ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। मेरा ये बोलना है कि जो हैंगिंग पोर्शन है, इसमें कहीं भी मैंने सेंटर ऑफ मास का कोई कंसेप्ट लगाया नहीं। जो हैंगिंग पोर्शन है उसका मास कितना होगा? मास पर यूनिट लेंथ टाइम्स लेंथ। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? बिकॉज मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ। अच्छा ठीक है भाई। उसका वेट कितना होगा? बस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दिया। एक्चुअल में द दिस वेट इज नथिंग बट जो सारे जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होंगे, सारे जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होंगे एक्चुअल में, जो उस हैंगिंग पोर्शन को कंस्टिट्यूट कर रहे होंगे, ध्यान से सुनोगे। जो सारे जो छोटे पार्टिकल्स होंगे जो उस हैंगिंग पोर्शन को कंस्टिट्यूट कर रहे होंगे, सबका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है जी। सबका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है जी। सबका डिस्प्लेसमेंट क्या डीवाई होगा क्या? हाँ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? हाँ सर, नहीं आ रही है? आ रहा है। हाँ अच्छा। साले क्लियर बोला कर, समझा क्या? वो वहीं से वहीं तेरी आवाज साले वहीं ते वहीं रह जाती है बस। क्लियर बोले कर। खैर, तो मैं उसमें इस तरह से बता रहा था कि सबका एक्चुअल में जो वर्क डन बाय ग्रेविटी है, वो एक छोटे से पॉइंट मास पर कितनी होगी देखो। उसका ये वेट हो गया, ये फोर्स लग रही है ना, ग्रेविटी कितनी फोर्स लगेगी वो छोटू मास एम पर, एक डीएम मास एम पर, डीएम वन पर, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा डी वाई हो रहा है। ठीक है। तो इसी तरह से ऐसे बहुत सारे टर्म्स बनेंगे तुम्हारे पास। तो वो सारे टर्म्स का जब समेशन करोगे तो क्या होगा? जी डी वाई तो सब में कॉमन है, क्योंकि ईच एंड एवरी पार्टिकल, उसका सबका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो तो सबका वही है। या फिर मैं कहूँ जो वेट लग रहा है उसमें सबके लिए जी तो सेम ही रहेगा ना। तो जो सारे जो पार्टिकल्स का जो मास है, मास ऑफ द हैंगिंग पोर्शन, ठीक है, मास ऑफ द हैंगिंग पार्ट, वो चीज तो मैंने ऑलरेडी निकाल के रखी है, एम अपॉन वाई। ठीक है, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द हैंगिंग पार्ट। ठीक है, दिस इज द फोर्स, दिस इज द वर्क डन by the force of gravity. This is what? This is work done. This is work done by force of gravity when hanging part moves dy. क्या बोलते हो? यहां तक अगर कोई परेशानी है तो बताओ। यहां तक अगर कोई परेशानी है तो बताओ मेरे को। क्या ये बातें क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। तो ये अगर मेरे पास dw आ गया है तो बस अब मेरे को करना क्या है? m अपॉन एल जी वाई डी वाई, ऐसा। तो नेटवर्क डन अगर मेरे को निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? इंटीग्रेटिंग y, है ना। कहां से कहां तक? जो हैंगिंग पोर्शन है वो स्टार्ट हुआ होगा गिरना कहां से? एल अपॉन एन से। उसका इनिशियल वैल्यू मेरे को दे रखा है ऑलरेडी। से जब वो पूरा नीचे टपक जाएगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कैपिटल एल, क्योंकि लेंथ ऑफ द वायर इज, लेंथ ऑफ द जो क्या है वो चेन इज कैपिटल एल, ऐसा। ये क्या मेरा नेटवर्क डन होगा कि नहीं होगा? एम अपॉन एल जी वाई डी वाई। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? इसमें कोई इशू है तो बताओ मेरे को। इनिशियल लेंथ ऑफ द हैंगिंग पार्ट। सर, तो अपर लिमिट 0 होना चाहिए ना, जीरो क्यों होगा बे? कहां से मेजर कर रहा है देखना तू। क्योंकि वो लटकने वाला, जित लटकना हम लोग को 0 चाहिए ना। अबे इनिशियल, इनिशियल तेरा y कितना है? y यहां से मेजर कर रहा है ना। तो इनिशियल y कितना है? l अपॉन n है। ये देख, इनिशियल y कितना है तेरे पास? l अपॉन n है। और फाइनल y कितना है तेरे पास? फाइनल y में वो पूरा जब नीचे आ जाएगा तब यहां से जब तू मेजर करेगा तो ये वाली लेंथ कितनी नीचे लटकती रहेगी? कैपिटल एल। हम लोग नीचे खींच रहे हैं कि ऊपर खींच रहे नीचे नीचे आ रहा है ना बे साले। ऊपर जाता है क्या? चेन लटकाएगा साले, ऊपर जाएगी चेन। हैं? ऊपर। ठीक है। है? तुमको लगा ऊपर खींच रहे अबे तुझे लगता क्यों है साले? क्यों लगता ऊपर? ऊपर कौन सी चेन जाती है बे? अगर चेन लुढ़क रही है हैं। टेबल में नहीं, से, हमको लगा नीचे हम लोग आएगी ना। निकाल दे। हमको लगा कितना वर्क निकालना है कि उसको ऊपर ही बनाए रखे। नहीं। ठीक है क्या? सर, मेरे मेरे बात पे ध्यान मत दीजिए।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नहीं, कुछ बातें ध्यान देने लायक रहती है, उसको मैं फिल्टर कर लेता हूँ। ठीक है क्या? कुछ बातें अच्छी रहती है, तो उसको इग्नोर नहीं करना है। अपने को अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर पूरा अच्छे से ध्यान देना है। कुछ बातें अगर अपन ऐसा सोचने लगे कि अपनी सोच ही गलत है, तब तो इंसान आगे कैसे बढ़ेगा? अच्छा एनालिटिकल जो ब्रेन रहता है, अच्छा सवाल पूछने वाला जो दिमाग रहता है, वो बहुत जरूरी है तुम्हारे आगे बढ़ने के लिए, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी ऐसे में। ठीक है? तुम ये खुद सोचो कि क्योंकि तुम उसमें बहुत सारे सवाल नहीं करते हो, मैं उसमें वो सवाल बना बना के कि एक नया व्यक्ति किस तरह से वो सवाल सोच रहा होगा, वो कितनी बार, इनफैक्ट पढ़ाने का तरीका ही मेरा वही है कि उसमें कितनी बार तो मैं उसमें सवाल कंस्ट्रक्ट कर करके तुम्हारे सामने पुट अप करता हूँ कि अच्छा ऐसा सोचोगे तो क्या होगा, ऐसा सोचोगे तो क्या होगा। ठीक। पर हाँ, कई बार जब तुम बहुत ही बड़ा भोकाल मार के सोचते हो कि एकदम यार वो गंदा सोचते हो, तब फिर उसमें वो, है ना, थोड़ा कंस्ट्रक्टिव सोचने की कोशिश करनी चाहिए, सोचने में मनाही नहीं है। ठीक है? खैर, तो यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को। फाइनल लेंथ है ना ऑफ हैंगिंग पार्ट, ठीक है क्या? क्या बोलते हैं? तो ये चीज कितनी आ जाएगी? एम अपन एल को तो बाहर रखो, जी को भी बाहर रखो, वाई स्क्वायर बाय टू, है ना, तो दिस बिकम्स एल अपॉन एन से एल। कितना आएगा? हाफ को बाहर रख लेते, एल स्क्वायर माइनस एल अपॉन एन का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये? ठीक है क्या? तो ये चीज आ रही है एम जी बाय टू एल स्क्वायर, है ना, इतना। इसमें मेरे पास जो आंसर है, लेकिन वो इससे मैच नहीं कर रहा है यार, ये इशू है। आंसर मैच नहीं कर रहा है इसमें। डी डब्ल्यू वाला पोर्शन तो मैंने कहीं गलत किया नहीं है। एक मिनट रुको। सर क्वेश्चन में क्या है, ऊपर खींचना है। अबे क्वेश्चन में, अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सवाल जो मेरे पास लिखा है, पुल लिखा है ना उसमें। ओके। हाँ अरे 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 अरे, पुलिंग द चेन स्लोली ऑन द टेबल अगेंस्ट ग्रेविटी। समझे? ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये जो अपन ने कैलकुलेशन की है, ये कौन सी कैलकुलेशन है? ग्रेविटी के द्वारा कितना वर्क होगा अगर वो चेन, है ना, अगर वो चेन पूरी लुढ़क के अगर नीचे आ जाती है तो। समझे? एल अपॉन एल से पूरी लुढ़क के अगर नीचे आ जाती है, तो वो अपन ने निकाला है। ठीक है? दिस इज, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस कैलकुलेशन। ये वो वर्क डन है कि इतना वर्क एक्चुअल में, है ना, वर्क डन बाय ग्रेविटी इन पुलिंग डाउन द कंप्लीट चेन। ठीक है? अच्छा, अब अगर मान लेते हैं मेरे को एक एक्सटर्नल फोर्स अगर लगानी है, समझ गए, ऊपर की तरफ, ऊपर ही लगाऊंगा मैं। इस कैलकुलेशन में थोड़ा सा माइनर वेरिएशन करना पड़ेगा, ध्यान से सुनो किस तरह से। जो हैंगिंग पोर्शन है ना, उस हैंगिंग पोर्शन को, उस हैंगिंग पोर्शन का जो नीचे की तरफ पर जो फोर्स लग रही है, वो कितनी लग रही है? और नीचे की तरफ जो, नीचे की डायरेक्शन में जो हैंगिंग पोर्शन पर जो फोर्स लग रही है ना, ये ऐसा कुछ ऐसा है। तो इस पर जो नीचे की तरफ जो नेट फोर्स है, वो कितनी है? वो है मास पर यूनिट लेंथ टाइम्स लेंथ, है ना, ये हो गया मास
टाइम्स ग्रेविटी, ऐसा। वो इतनी फोर्स उसमें नीचे लग रही है, तो मेरे को इतनी ही फोर्स एफ एक्सटर्नल ऊपर की तरफ लगानी पड़ेगी, एम अपॉन एल वाई जी। अब मेरे को ऊपर अगर उसको ठेलना है, समझे, ऊपर अगर मेरे को उसको डीवाई अगर ठेलना है, ठीक है, तो मेरा वर्क डन जो होगा वो इतना होगा। क्या बोलते हो? जो मेरे को वर्क करना पड़ेगा वो इतना वर्क करना पड़ेगा, है कि नहीं? कितना? अगर मेरे को उसको ऊपर ठेलना है तो। अच्छा, तो यहां पर देखो, जो y एक्चुअल में मैं कंसिडर कर रहा हूं, वो कहां से कर रहा हूं फिर? तो y मैंने ऐसा लिया है, ये है मेरा y, ठीक है क्या? अब y के अगेंस्ट अगर मेरे को उसको ठेलना है, ठीक, y के अगेंस्ट अगर उसको मेरे को ठेलना है, तो मेरा वर्क डन जो होगा, है ना, वो ऐसा होगा, एम अपॉन एल वाई, और फिर पीछे के लिए डायरेक्शन में उसको लेकर जा रहा हूं ना मैं, है ना, y मेरा ऐसा, तो नहीं, पीछे के डायरेक्शन में एक सेकंड, dy फिर मैं अगर उसको ऊपर के डायरेक्शन में अगर कंसिडर करूं, नहीं कर सकता मैं, ठीक है क्या? नहीं, ये ठीक है। तो ऊपर के डायरेक्शन में अगर मैं उसको लेकर अगर जा रहा हूं, है ना, तो उसमें एक माइनस साइन मेरे को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। क्यों ऐसा? बिकॉज मैंने जो लेंथ कंसिडर की है, वो टेबल को रेफरेंस लाइन मानकर y नीचे की तरफ माना है, नीचे, और उसको लेकर किधर जा रहा हूं मैं? डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हुआ है मेरा? ऊपर। तो फोर्स के अपोजिट हुआ है डिस्प्लेसमेंट, तो जो dw लिखूंगा मैं, वो कैसा होगा? वो होगा मेरा नेगेटिव, समझे, cos 180 डिग्री, ठीक है क्या? वो होगा नेगेटिव, ऐसा। ये हुआ मेरा वर्क, समझे, ये होगा मेरा वर्क। अब जो y वेरी कर रहा है, वो कहां से कहां तक करेगा फिर? एल अपॉन एन से 0 तक करेगा फिर, समझे। तो ये हो जाएगा मेरा वर्क डन नेट। तो W विल बिकम माइनस एम अपॉन एल जी वाई डी वाई, और ये L अपॉन एन से, है ना, हो जाएगा 0 तक। क्यों L अपॉन एन? इनिशियल लेंथ तो क्या है? L अपॉन एन है, और फिर बाद में वो लेंथ कितनी हो जाएगी? y की वैल्यू जब वो पूरा वो ऊपर चढ़ जाएगा, तो उसकी लेंथ हो जाएगी 0। तो ये चीज हो जाएगी इतनी, समझ गए? तो वर्क डन की वैल्यू मेरे पास आ रही है इतनी। तो ये हो जाएगा माइनस एम अपॉन एल, या फिर तुम लिमिट्स इनवर्स कर दो और अंदर एक माइनस साइन खा जाओ। इसको ऐसा लिखा जा सकता है, 0 से एल अपॉन एन, ठीक है, कि एम अपॉन एल जी वाई डी वाई। तो जैसे इसको करोगे, अब आंसर मेरा मैच कर जाएगा, एम अपॉन एल जी वाई स्क्वायर बाई 2, और ये चीज आ जाती है मेरे पास 0 से एल अपॉन एन। तो ये हो जाता है फिर मेरे पास एम जी अपॉन कैपिटल एल, एल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, हाफ को बाहर रखो, है ना, ये आ जाता है फिर। तो ये एल और ये कट जाता है ना, और ये चीज आ जाती है अपने पास एम जी एल अपॉन 2 एन स्क्वायर, विच इज द आंसर, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है बात, ये आंसर आ हम जाएगा। लोग हम लोग रिक्वायर्ड वर्क को वही इसलिए लिए क्योंकि इसमें स्लोली लिखा है ना। क्या बोला, फिर से बोल। हम लोग रिक्वायर्ड वर्क ऊपर खींचने के लिए M/L/YG इसलिए लिए क्योंकि उसमें स्लोली लिखा है ना। हाँ, हर इंस्टेंट पर, जो जैसे अभी इस इंस्टेंट पर जो नीचे हैंगिंग पोर्शन है ना, चेन का, वो वाई लेंथ का है। तो इस इंस्टेंट पर जो नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है, नेट सारे पार्टिकल्स पर जो फोर्स लग रही है, सबका जो समेशन होगा, वो इतना होगा, इतना होगा नीचे की तरफ, यानी इतनी फोर्स मेरे को लगानी पड़ेगी ऊपर की तरफ, समझे। अगर इस चेन को मुझे रेस्ट पर रखना है, तो हर वक्त हमेशा रेस्ट पर रखना है ना चेन को, तो अगर मुझे चेन को अगर रेस्ट पर रखना है, तो इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी। क्या इस बात से एग्री करते हो? हाँ सर। और इसी फोर्स को ऊपर लगाते हुए फिर मेरे को ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, समझ गए? तो अभी देखो, जो एक्सटर्नल फोर्स मैं लगा रहा हूं, वो अलग डायरेक्शन में है, और ये बात हमेशा ध्यान में रखना, dy की जो डायरेक्शन रहती है वो y के डायरेक्शन में रहती है। जिस डायरेक्शन में तुम y अज्यूम करते हो, उसी डायरेक्शन में dy आता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, ठीक। dy हमेशा y के डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है क्या? जैसे y अगर तुम कंसिडर करोगे अंदर से बाहर की तरफ, जैसे ऊपर से नीचे, तो जो dy है वो भी नीचे की तरफ रहेगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। तो जब उसमें ये एफ एक्सटर्नल तुम लगाओगे ऊपर की तरफ,
तो dy नीचे की तरफ है, ये बात ध्यान में रखो। क्यों ऐसा? यहाँ तुम देखना मैं सिंगल हेडेड एरो लगाता हूँ, बहुत ध्यान से देखा करो। y कहाँ से कहाँ मेजर कर रहा हूँ मैं? ऊपर से नीचे की तरफ। इसको कभी मैं ऐसा नहीं लगाता, समझे क्या? इसको मैं हमेशा जिस डायरेक्शन में, जिस सेंस में मैं लेता हूँ उस डायरेक्शन में लगाता हूँ हमेशा, समझे क्या? ऐसा। तो इस सेंस में dy मेरा कैसा है? नीचे की तरफ है, ये बात ध्यान में रखना। y अगर मैंने नीचे लिया है तो dy भी मेरा नीचे की तरफ है, ठीक? ये बात ध्यान में रखोगे। तो जब मैं छोटा डिस्प्लेसमेंट जब कर रहा हूँ, है ना, तो उसमें dy नीचे की तरफ होने की वजह से, एफ एक्सटर्नल ऊपर की तरफ होने की वजह से, इसलिए वो माइनस साइन डाला है मैंने, समझे? ठीक है बात। तो ऊपर जैसे फोर्स लग रही है और नीचे की तरफ dy हो रहा है, ऐसा अगर मैं अज्यूम करूंगा, जो कि केस है अभी, है ना, तो उसमें मुझे एक माइनस साइन इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा W के लिए, इसलिए वो माइनस साइन वहां लगाया मैंने। क्या इन बातों से क्लियर हो? ये बातें क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, अभी देखो, जो सेंटर ऑफ मास वाला जो मसला था, है ना, इसका आंसर अगर तुम देखो तो वो सेंटर ऑफ मास वाले फंडे से भी आ जाएगा। इसका एक देखो शॉर्टकट बताता हूँ मैं तुमको। अभी कैलकुलेशंस में बहुत बार कर चुका हूँ एक्चुअल में, इसीलिए मुझे मतलब वो तो ऑलमोस्ट रट्टा सा हो गया है। इसका शॉर्टकट देखो कैसा है। ऊपर वाली कैलकुलेशन में कहीं कोई गड़बड़ नहीं थी एक्चुअल में, मुझे सवाल ऐसा लगा कि वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालनी है ना, दिस इज व्हाट वर्क डन बाय ग्रेविटी, मुझे ऐसा लगा, ठीक? तो खैर, तो ये अच्छी बात है कि तुम में से एक ने एक्चुअल में ये चीज बताई कि नहीं सर, आपको ये निकालना है कि एक एक्सटर्नल फोर्स है जो ऊपर की तरफ उसको लेकर जा रही है स्लोली, ठीक? तो उसमें फिर ये बात मुझे अच्छी लगी कि तुम में से एक ने बताया इस चीज को, ठीक है क्या? वरना ये कैलकुलेशन भी, ये इसमें कहीं कोई खराबी नहीं है, ये सब कुछ ठीक है, ठीक है? वर्क डन बाय ग्रेविटी इतना ही होगा इन पुलिंग द कंप्लीट चेन, एनीवेज। तो दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है क्या? इसका एक शॉर्टकट देखो कैसा है, इसी सवाल को करने का एक शॉर्टकट, क्योंकि ये सवाल बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में बहुत अनगिनत बार पूछा जा चुका है, ये वाला सवाल सेम। देखो कैसा है इसको। एक्चुअल में मैं ऐसा बता सकता हूँ, अगर मान लेते हैं ये जैसे टेबल है, ठीक है क्या, और ये चेन है, ये ऐसा चेन है, ठीक है क्या? अच्छा, अब देखो, जैसे एल अपॉन एन लेंथ तुमको इनिशियल दे रखी है कि एक चेन लटकी हुई है, तो इसका सेंटर ऑफ मास बोलो कहां पर होगा? कहां पर होगा? ये एल अपॉन 2n पर होगा, उसके आधे पर, समझ गए? मतलब सेंटर ऑफ मास बेसिकली सिमेट्रिकल सेंटर पर रहता है अगर बॉडी सिमेट्रिकल है तो। जैसे अगर एल लेंथ का अगर तुम्हारे पास कोई चेन है तो उसके मिड पर रहेगा, एल लेंथ का अगर कोई रॉड है तो उसके मिड पर रहेगा, जैसे स्फीयर है तो उसके सेंटर पर रहेगा, ऐसा। सेंटर ऑफ मास अभी तुमने पढ़ा नहीं है अभी के लिए, इतना लेकिन जानकर रखो कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर रहता है उसका, उसके सेंटर पर, सिमेट्रिकल सेंटर पर। जैसे ट्रायंगल का कहाँ पे रहता है सेंटर ऑफ मास? उसके सेंट्रोइड पर। क्या बोल रहा है? लेकिन चेन तो एक ही है ना, तो L/2 पे होना चाहिए ना। नहीं 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 नहीं, नीचे वाला जो पोर्शन है, नीचे वाला जो पोर्शन है, अभी मेरे लिए तो जो टेबल पर जो पोर्शन रखा है चेन का, वो तो अभी मेरे लिए अस्तित्व में ही नहीं है। नीचे तो वाला जो ऐसे पोर्शन, में तो ऐसे में चेन का दो दो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, एक ऊपर में एक नीचे में। अरे पगले, मैंने जितनी बात बोली है उसमें तो कहीं कोई गलती नहीं है ना। जो नीचे का नहीं। जो पोर्शन है, हाँ, नीचे का जो पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास L/2n पर है, यहाँ तक ठीक है? हाँ सर। हाँ, ऊपर वाले जो पोर्शन है उसका होगा अपनी हाफ लेंथ पर अभी, लेकिन मेरे को उससे मतलब नहीं है, ठीक? हाँ, तो एक सर्टेन पोर्शन का मैं सेंटर ऑफ मास कंसीडर क्यों नहीं कर सकता? मान लेते हैं अगर एक पूरा एक कंटिन्यूअस बॉडी है, तो पूरा कंटिन्यूअस बॉडी है तो उसका अगर मैं सेंटर ऑफ मास देखूंगा तो L/2 पर होगा। तू अगर बोल रहा है नहीं सर मैं आधे लेंथ का सेंटर ऑफ मास देखूंगा तो L/4 पर होगा, क्या दिक्कत है उसमें? ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। जो लॉजिक है उसको ध्यान से सुनो, ध्यान से, ठीक है? अभी जो मास ऑफ द हैंगिंग पार्ट है वो कितना है? कितना है भाई? मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, ठीक है? कितना आ गया वो? m/n। ये आ गया मास ऑफ द हैंगिंग पार्ट, ठीक? अच्छा, तो मेरे को एक्चुअल में क्या करना है? आई नीड टू रेज द सेंटर ऑफ मास
ऑफ द ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ये जो हैंगिंग पार्ट है, इसका मेरे को एक्चुअल में सेंटर ऑफ मास उठाकर कहां पर रखना है? यहां पर रखना है, टॉप ऑफ द टेबल पर। ठीक है क्या? तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कहां पर है देखो, बोलो। ये देखो, इसको मैं इक्विवेलेंट अगर बनाऊं तो ऐसा बना सकता हूं। देखो, ये है सेंटर ऑफ मास यहां पर। उसका मास कितना है? m/n। उसको कहां तक मूव कराना है? यहां तक, L/2n तक मूव कराना है। ठीक, समझ गए? तो उसके लिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स वो कितना हो जाएगा? इसका जो मास है, नीचे की तरफ जो फोर्स उस पर लग रही है, वर्क डन, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो चीज उस पर नीचे कितनी की लगेगी? m/n, है ना, टाइम्स L/2n। फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पर कितनी लगेगी? इतनी इतनी लगेगी उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। देयरफॉर एक्सटर्नल फोर्स जो होगी वो इसी के बराबर होगी, है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बराबर होगी वो। कितनी? m/n, है ना, टाइम्स g। ऐसा। तो अभी मेरे को डिस्प्लेसमेंट भी वो उसी डायरेक्शन में है, और मेरा फोर्स ऑफ एक्सटर्नल, जो फोर्स ऑफ एक्सटर्नल एजेंट है वो भी उसी डायरेक्शन में। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट नेट कितना हो जाएगा? है ना, फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। हो गया खत्म। तो कितना आ जाता है ये? mgl/2n²। समझ गए? अब एक्चुअल में टाइम काफी हो गया है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये मैं तुम्हें कल देता हूँ, कि इस केस में अपन सेंटर ऑफ मास के साथ क्यों कैसे कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। ठीक है? इसका एक्सप्लेनेशन मैं कल देता हूँ तुम्हें। इसमें तुम सोचने की कोशिश करना कि हम लोग जब एकदम सुबह जब हम लोग की डिस्कशन की शुरुआत हुई थी और काफी हद तक वो पनौती में कन्वर्ट हो गया था, तो वहां पर क्या हो रहा था लफड़ा? अलग अलग पॉइंट्स के अलग अलग एक्सेलेशन हम लोगों ने कंसिडर किए हुए थे। ठीक, तो तुम उस पर थोड़ा सोचना कि इससे ऐसे में क्यों आंसर आ रहा है। अभी सेंटर ऑफ मास का, है ना, कंसेप्ट यूज करके किस तरह से आंसर हम लोगों ने लाया। तुम देख रहे हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे अगर इस पूरी बॉडी को, कंटिन्यूअस बॉडी को अगर मैं ऐसा मानकर चलूं कि उसका पूरा का पूरा मास एक पॉइंट पर कंसेंट्रेटेड है, और सारी जो फोर्स है उसी एक पॉइंट पर लग रही है, ऐसा, तो यही केस बनेगा बस। और एक सिंगल पॉइंट को अगर मान लेते उठाकर यहाँ से यहाँ रखना है, क्यों ऐसा सिंगल पॉइंट को यहाँ से उठाकर यहाँ पर रखना है? क्यों नहीं उसको कहीं और किधर इधर उधर क्यों नहीं रखना है? बिकॉज जब वो पूरा का पूरा जो चेन है जब ऊपर चढ़ जाएगी, तब उसका जो सेंटर ऑफ मास है फिर वो टेबल पर रखा होगा। समझे क्या? फिर वो टेबल पर रखा होगा, तो सेंटर ऑफ मास की जो डिस्प्लेसमेंट हुई नेट, वो यहाँ से उठकर यहाँ तक हुई है। ठीक है बात? ऐसा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास करवाने के लिए मुझे इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी हमेशा, फोर्सेस को बैलेंस रखने के लिए, सो दैट द चेन मूव्स अप स्लोली। ठीक, तो इसमें कहीं अगर तुमको कुछ पूछना है तो बोलो। ये क्यों काम कर रहा है इसकी बातचीत कल होगी, पर ये किस तरह काम कर रहा है इसमें अगर कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को। ठीक है, फिर तो अभी मैं, है ना, इसको ओवर करता हूँ।